पहला जो है आपका 0 से 25 साल है, वो आपको जिंदगी में सीखने में लग जाते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च होता है। 25 से 60 जो है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी होती है, उस समय में आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं। और 60 से 100 साल तक होता है, वो आपका रिटायरमेंट एज होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अर्निंग और लर्निंग दोनों तो हम कर रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के लिए व्यवस्था क्यों जरूरी है, इसके बारे में अपन अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। यदि हम पेंशन की यदि बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ पेंशन अभी अवेलेबल है। सोशल पेंशन जो गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा दी जाती है। ऑक्यूपेशनल पेंशन जो आप सर्विस करते हो वहां से मिलती है। और तीसरी होती है इंडिविजुअल पेंशन जिसकी व्यवस्था आप स्वयं करते हो। भारत में यदि देखा जाए तो सोशल पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको कोई भी सरकार के द्वारा से पेंशन नहीं दी जा रही है। ऑक्यूपेशनल पेंशन में क्या हुआ है कि 2004 के पहले जिनके जॉब थे उनको जो है सर्विस, उनका एम्प्लॉयर है वो पेंशन देगा, लेकिन 2004 के बाद में वो पेंशन भी आपका खत्म हो चुका है। और इंडिविजुअल पेंशन आप जो खरीद सकते हो उसमें जो आपके साथ अभी जो ऑप्शन है, 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन है। एक्यूमुलेशन फेज पर पेंशन फेज। एक्यूमुलेशन क्या है कि 60 साल तक अपन जो कमा रहे हैं, तो 60 साल तक अपन उस पैसे को इकट्ठा कर ले, उसके बाद में उससे अपन कहीं भी बैंक में ब्याज रख के या LIC में पेंशन प्लान हम उसका खरीद ले। दूसरा होता है डिफर्ड टाइप पेंशन प्लान। उस पेंशन प्लान को हम आज से ही खरीद ले, 60 साल तक पैसा दे और 60 साल के बाद में अपने को पेंशन स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से 2 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम 50-60 साल तक हम पैसा इकट्ठा करें, उसके बाद में जो पैसा अपना ब्याज समेत उससे हम पेंशन प्लान खरीद लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आज से अपन पैसा इकट्ठा करें और आज उसी पैसे से वही प्लान में आपको पेंशन भी मिल जाए। पेंशन प्लान खरीदते समय आपको 3 बातें ध्यान में रखना चाहिए कि पेंशन के जो रेट है वो गारंटेड है या नॉन गारंटेड है। पेंशन जो मिल रही है उस पे आपको टैक्स देना है या टैक्स नहीं देना है, यानी टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। तीसरा ये है कि जैसे ही पेंशन स्टार्ट हो गई, जब भी वो आपका फंड है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये 3 चीजें आपको जरूर देखना है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जो फंड इकट्ठा किया है उसमें जो पेंशन है वो गारंटेड है या नॉन गारंटेड है, समय के साथ उसमें चेंज होगा। या जो आज अपने फिक्स कर दिया है वही 20 साल बाद भी, 60 साल की उम्र के बाद आपको लाइफ टाइम वही पेंशन मिल रहेगी। पेंशन टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। रिस्क और आपका पेंशन चालू होने के बाद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। रिटायरमेंट एक प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक कॉर्पस बनाना बहुत ही जरूरी है। यदि कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ आप जीना चाहते हो तो आपको 60 साल की उम्र तक में एक रिटायरमेंट का बड़ा कॉर्पस बना के रखना चाहिए। कम से कम आपके पास आज की एज में 40 से 50 लाख रुपए 60 साल की उम्र होना चाहिए, ताकि आप आराम से बाकी का जीवन जो अपना रिटायरमेंट का बिना फाइनेंशियली, बिना आर्थिक नुकसान के, मतलब या बिना आप आर्थिक कठिनाई से आगे निकाल सको। रिटायरमेंट प्लानिंग में 4-5 चीजें मुख्य। इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। इंक्रीज ऑफ डिपेंडेंट रेशियो, डिक्लाइन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, नो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन रेट्स। इनको पांचों को हम डिटेल में देखेंगे। इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन की जो है औसत उम्र जो जीवन की वो आपकी बढ़ रही है। यदि आप देखोगे तो 1970 में एवरेज एज 48 साल होती थी, वही 1980 में बढ़कर 55 साल हो गई है। 1990 में 58 साल हो गई है। 2000 में 61 साल हो गई। 2010 में 66 हो गई है। 2020 में 72 हो गई और 2030 में ये 85 तक हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप ये देखोगे कि उन 2000 तक आपको किसी को भी पेंशन प्लान लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2000 तक आदमी 60 साल तक कमाता भी था और एवरेज एज भी क्या थी, 60 ही थी। इस प्रकार से 2010 में 66 थी, तो 60 साल में रिटायर होता था तो 5-6 साल का उसका कार्पस रहता ही था। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो 2020 में रिटायर हो रहे हैं उनके पास कम से कम 12 साल का कार्पस और चाहिए, क्योंकि उनकी एवरेज एज बढ़ गई है, मेडिकल सुविधाएं बढ़ गई है, आदमी अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गया है। आप अभी देखोगे कि
जितने भी लोग घूमने जाते हैं उसमें 60% या 50% लोग ऐसे होते हैं जो 50 से 55 के ऊपर है, जो अपनी बॉडी पे, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। दूसरा, मेडिकल ने भी काफी उन्नति की, इस कारण से आदमी की एवरेज एज जो है वो बढ़ती जा रही है। तो और इसका भी अपन दूसरा यदि तरीके से देखें तो जो 1940 के पहले जिनका जन्म हुआ था, उनकी लाइफ की औसत उम्र ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं थी वो 55 साल तक थी। 1960, 40 और 60 के पहले जिनका जन्म हुआ, 40 और 60 के बीच में, वो केवल 60 साल जीते थे। जो 60 और 80 के बीच में जन्म हुआ, उनकी करीब 80 साल की एवरेज एज रहेगी। जो लगभग अपन इसी रेंज में भी आ रहे हो, जो 85 के बाद में जिनका जन्म हो, लगभग उनकी उम्र 85 ईयर्स तक होगी। और आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति 55 या 60 में रिटायरमेंट की सोचता है, तो उस आदमी को अगले 20 से 25 सालों तक अपना इतना फंड बनाने के रखना चाहिए कि वो आराम से बिना आर्थिक परेशानी से अपनी जिंदगी को जी सके। अब यदि अपन देखते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? यंग रेशियो अपन मानते हैं कि 15 से 60 के बीच में जो पॉपुलेशन है और 60 से ऊपर जो पॉपुलेशन है, उनके बीच का रेशियो वो डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है। 2011 में यदि देखें तो 15 से 60 के बीच में जितने युवा थे, उसमें केवल 5% लोग जो थे वो 60 से ऊपर वाले थे। 2030 तक में यदि अपन देखेंगे तो करीब 13% जो लोग हैं वो 60 से ऊपर वाले रहेंगे, मतलब 13% लोग डिपेंड युवा आबादी पर रहेंगे। तो ये रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपनी व्यवस्थाएं को करना पड़ेगी। 19 डिक्लाइन जाइंट फैमिली, जाइंट फैमिली का स्ट्रक्चर आपका खत्म हो रहा है। 1960 से 1990 के बीच में क्या होता था कि पूरी जॉइंट फैमिली होती थी और ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, पोते या पोती होती, वो दादा दादी के साथ ही खेलते थे। और उस समय तक एवरेज एज 65 थी, तो वो दादा पिता 60 तक अर्निंग करते करते ही उनकी डेथ हो जाती थी, या काम करते करते ही वो चले जाते थे। 1990 के बाद में क्या हुआ कि भारत में माइग्रेटिंग ज्यादा बढ़ गया है। माइग्रेटिंग ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ कि बच्चे अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जाने लगे, अच्छे जॉब के लिए अपनी कंट्री भी छोड़ के जाने लगे या कंट्री के दूसरे हिस्सों में जाने लगे। और उसके बाद में ये घटनाएं एक आम बात हो गई। एक बार जो घर से माइग्रेट हो गया, अपने गांव से बाहर निकल गया, बड़े शहर में चला गया, वो वापस नहीं आ पा रहा है। और पेरेंट्स भी क्या हो रहा है कि अपने जो नेटिव प्लेस है इनसे इमोशनली कनेक्टेड है। जो 25 से 40 साल 30 साल जिस जगह पे रहे हैं या जिस हाउस में उन्होंने 25 से 30 साल बिताए हैं, वो इस मकान को या इस मोहल्ले को, इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते। रेयरली केसेस में आप देखोगे वही पेरेंट अपने मम्मी पापा के बच्चों के पास जाते हैं जिनके पास रिटायरमेंट के लिए अपने पास फंड नहीं है, गांव में रहने के लिए उनके पास कोई इनकम नहीं है। तो जनरली आप देखोगे कि कोई भी व्यक्ति, बच्चे चाहे इतना अच्छा अर्न कर रहे हो सिटी में, गांव छोड़ के कोई भी जाना नहीं चाहता। लेकिन वही लोग मजबूरी में जाएंगे जिनके पास गांव में अपने पास रिटायरमेंट का फंड नहीं है, या गांव में कोई रेगुलर इनकम का उनके पास कोई स्रोत नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर चूंकि पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब फैमिली का साइज ऑफ श्रिंकिंग हो रहा है। पहले क्या होता था 1990 पहले मासियां 2-3 होती थी, 2-3 बड़े पापा होते थे, अंकल होते थे। तो इस एवरेज में क्या होता था कि ग्रैंड जो मम्मी पापा इनको कोई भी संभाल लेते थे। लेकिन अब फैमिली श्रिंक हो गई, बच्चा एक ही है, वो बाहर चला गया, बच्चों को यहाँ पिताजी को संभालने वाला कोई भी नहीं है, आर्थिक मदद देने वाला तो कोई भी व्यक्ति नहीं। इसलिए आज की तारीख में 60 से ऊपर जो है उनको आपकी बचत करना बहुत जरूरी है ओल्ड एज के लिए। और कोई भी पेरेंट अपना होम टाउन छोड़ के बच्चों के पास जाना नहीं चाहता है। और कोई भी बच्चा वापस अच्छी जगहों पे अपनी इतनी अच्छी नौकरी करने के बाद अपने गांव में आना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें हैं कि रिटायरमेंट के लिए व्यक्ति को अपना इच्छा फंड करना चाहिए। और इंडिया के अंदर क्या है कि इसलिए भी रिटायर फंड करना चाहिए कि गवर्नमेंट की सोशल पेंशन तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो आज भी सीनियर सिटीजन तक से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने कोई अलग से नहीं करी है। कोई हेल्थ की पॉलिसी इन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए फ्री नहीं करी, और हेल्थ सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही महंगा हो गया है। और कोई भी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। इस कारण से, इन तीनों कारणों से उसे अपना रिटायरमेंट के लिए अपना कॉर्पस बनाना जरूरी। पहला क्या, नो फ्री मेडिकल फैसिलिटी, सीनियर सिटीजन के लिए कोई फ्री में फैसिलिटी नहीं है। और सीनियर सिटीजन का जो
हेल्थ का जो इलाज है वो काफी महंगा है। और भारत के अंदर कोई भी फ्री पेंशन इज नॉट अवेलेबल सोशल सिक्योरिटी। न्यूजीलैंड में कल 55 लाख लोग हैं, टोटल 55 लाख लोग हैं, तो उन लोगों को वहां पे पेंशन आराम से अवेलेबल गवर्नमेंट वहां की कराती है। भारत में केवल सिक्किम या गोवा ऐसे ही राज्य जो 2-2 या 3-3 हजार रुपए के आसपास 60 साल के ऊपर वालों को पेंशन देते, बाकी किसी भी स्टेट में ये पेंशन अभी नहीं दी जाती। और अभी भारत का जो बजट घाटे का चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो अगले 50 साल तक भारत में कोई भी सोशल पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर की प्रभाव यदि हम देखें, तो आज यदि 2 लोग 20,000 रुपए में, पति पत्नी का खर्च 20,000 रुपए में निकल रहा है, तो ये 30 साल की उम्र का इन्होंने बताया है, तो ये 60 साल की उम्र में 1,14,870 रुपए महीना लगेगा। 60 से 70 के बीच में अपन ये मान लें, 70 से 80 के बीच में 2 लाख रुपए महीना लगेगा। यानी क्या होगा, करीब-करीब 12 लाख रुपए यहाँ पे लगेंगे अगले 10 साल के लिए, और यहाँ पे 24 लाख, 36 लाख रुपए उस व्यक्ति के पास आज की तारीख में जो 20,000 रुपए महीना जिसके खर्च है, उसको 36 लाख रुपए 60 साल की एज में उसके पास में होना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी कोशिश करो कि आप यदि सेविंग स्टार्ट नहीं की है, तो आप आज से ही आप सेविंग स्टार्ट करना चालू कर दो। थिंग्स हैपनिंग टुडे, आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज की तारीख में ये हो रहा है कि थिंग हैपनिंग टुडे, आज की तारीख में ये हो रहा है कि 25 वर्ष की उम्र में यदि व्यक्ति कार्य करने लग जाता है, आजकल 21-22 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अभी उम्र बहुत कम है, हम बाद में बचाना चालू कर देंगे। 30 से 35 के बीच में यदि आप जाते हो, तो वो इस अपना क्रिएट असेट करने में लगे, कोई फ्लैट ले लेगा, कोई मकान ले लेगा, उसकी किस्त भरने में वो लग जाएगा, कार ले लेगा, बढ़िया सा आईफोन ले लेगा, उसमें वो लग जाएगा 30 से 35 में। बिटवीन 40 एंड 45, 40 से 45 के बीच में क्या उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज गोइंग होने लग जाएंगे, तो उसको एजुकेशन के लिए काफी पैसा खर्च उसका होना चालू हो जाएगा। बिटवीन एज 50 टू 55 यदि आप देखोगे, फिर वो रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगा, तो 5 से 10 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग काफी कम होगी। मैं इसको आपका प्रेजेंटेशन एक बताऊंगा, पावर कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें आप देखोगे, वो पूरी स्लाइड में आपको बताऊंगा पावर ऑफ कंपाउंड की, तो उसमें आप देखोगे कि जो अर्ली बचत करना चाहता है उसका पैसा बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, जो लेट बचत करना चाहता है उसका पैसा बहुत कम इंक्रीज होता है। फिर डेंजरस एजम्पशन लोगों के आजकल ये आते हैं कि हम जो पैसा रिटर्न से सेव एंड क्रिएट, सेव एंड क्रिएट में आरडी है, एसआईपी है। सेव एंड क्रिएट पहले मतलब पैसा बचाते हैं, उसके बाद उनकी असेट बनती है, आरडी हुआ, एसआईपी हुआ, उसमें डालते हैं। दूसरा उनका असेट है कि हम तो 60 साल से ज्यादा जिएंगे ही नहीं जिएंगे, आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एवरेज एज फिर भी बढ़ रही है। इनहेरिटेड, हमारे पास पुरानी संपत्ति है, हम जब तक जिएंगे, जब तक काम करते रहेंगे, मेरे पास सेविंग पर्याप्त है, और मेरे को महंगाई दर बढ़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और मेरे चिल्ड्रन, मेरे बच्चे मेरी केयर करेंगे। ये 5-6 क्वेश्चंस उनके आएंगे। फिर भी आप उनको लोगों को बात करना चाहिए कि यदि आप रिटायर होंगे तो आपके पास निम्न चीजें होना बहुत जरूरी है। कम से कम आपका एक मकान होना बहुत जरूरी है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप बढ़िया सी एक मेडिकल पॉलिसी हर साल खरीद सको और हर साल उसको रिन्यू करवा सको जब तक आप जीते हो। रिटायर्ड आदमी जब तक आप 60 साल के रिटायर्ड हो गए, आपकी जितनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों का हेल्थ एजुकेशन है, बच्चों का मैरिज है, ये दोनों आपके पूरे हो जाना चाहिए। और आपको इमरजेंसी फंड 10 लाख 15 लाख रुपए का बना के रखना चाहिए। बाय द वे, हेल्थ केयर में कोई आपको बीमारी अचानक अपने या आपके स्पाउस को हो जाती है, आपके लाइफ पार्टनर को हो जाती है, तो 5-10 लाख रुपए में का एक फंड आपको इमरजेंसी बना के रखना बहुत जरूरी है। और आपका इतना कार्पस होना चाहिए कि आप की जिंदगी में फ्लो उससे धीरे धीरे फ्लो आता रहे, तो उससे आपकी जिंदगी आराम से कट सके। अभी हम यदि बात करेंगे तो हमने वो देखी थी फ्लाइट की, आज की तारीख में यदि आप 30,000 20,000 रुपए महीना भी खर्च करते हो, तो अगले 30 साल बाद जब रिटायर होगे उस समय 1 लाख रुपए महीने के आसपास आपको पैसा लगना है। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको आज से ही चालू कर देना चाहिए। और आज जो आपकी उम्र है उसमें से 60 में से माइनस करो, मान लो आपकी 40 साल उम्र है, तो 40 60 माइनस 40 कर दो, 20 साल। 20 साल बाद आपको कितना फंड चाहिए, आप अपने एडवाइजर से बात करो। यदि आपकी उम्र
आपको यदि आज 20,000 रुपये महीना खर्च कर रहे हो और आपको उस समय मान लो 1 लाख रुपए महीना 36 लाख चाहिए, तो आज 20 साल में आपको कितना बचाना पड़ेगा कि आपके 36 लाख रुपए वहां पे हो जाए। इस तरीके से आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के आप कैलकुलेशन करो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे तो आप निश्चित रूप से अपनी जो कार्पस आपने सोचा वो कार्पस आप बिल्ड कर पाओगे। आपको रेगुलर सेव करना है और बचत आज से ही चालू आपको कर देना है। और यदि आप मानो कम से कम जितनी आपकी इनकम होती है उसका 15% आपको रिटायरमेंट के लिए आपको सेविंग करना ही चाहिए। सेविंग करने के लिए कई साधन आपके पास है। यदि आप गारंटेड में करोगे तो 5 से 6% मिलेगा। यदि आप सेफ इन्वेस्टमेंट में करोगे तो 7 से 8% का रिटर्न मिलेगा। मीडियम में करोगे तो 10 से 12 मिलेगा। गारंटेड एलआईसी हो गया, आरडी हो गया, बैंक में एफडी हो गया, ये सेफ इन्वेस्टमेंट आपके कहलाते हैं। इसमें 5 से 6% का रिटर्न आ रहा है। सेफ इन्वेस्टमेंट इसके बाद यदि अपन करते हैं तो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, इसमें 7 से 8% का आपको रिटर्न, बॉन्ड्स है इसमें आ जाता है। शेयर मार्केट में आपको 10 से 12% तक आ जाता है। तो आपको सब में 25-25, 30-30% के आसपास से आपको करना चाहिए। लेकिन मेरी आपको ये सलाह है, यदि जिसकी भी 1 लाख रुपए से कम इनकम है, तो उसने कहीं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी में और एलआईसी में, बैंक में, इसमें गारंटेड प्लान में ही उसको आपको बचाना है। जिसकी 1 लाख से ऊपर हो, उतने ही रिस्क वाले फंड में इन्वेस्टमेंट आपका करना चाहिए। इसलिए आपको आज से ही बचत चालू करना चाहिए। सिस्टमेटिकली पर मंथ के हिसाब से आपके अकाउंट में से 15% जितना है उतना बताना चाहिए, तो ही आप हेल्थी रिटायरमेंट और अपना बुढ़ापा या वृद्धावस्था शान से जी पाओगे। आपको किसी के सामने पैसे के लिए आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। रिटायर पेंशन जो इंश्योरेंस प्लान जो रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतर प्लान है, क्योंकि ये क्रिएट एंड सेव पे काम करते हैं। पहले यदि आपने 10 लाख का बीमा लिया तो आपको 10 लाख एक साथ नहीं देना। यदि 20 साल की पॉलिसी ली तो बड़ी मुश्किल से 50,000 रुपए का साल के आसपास किस्त आएगी। मतलब 4,000 रुपए महीने में आप 10 लाख रुपए का आप क्रिएट कर लोगे। एक्सीडेंट में आप 20 लाख की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लोगे और कुछ भी नहीं होता तो 20 साल तक यदि आप भरते रहोगे, करीब 10 लाख रुपए भरोगे तो 20 साल बाद में आपको 22 से 23 लाख रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्रिएट एंड सेव कॉन्सेप्ट। और बाय द वे इसमें बीच में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको 10 लाख प्लस बोनस पूरा पैसा आपके फैमिली को मिल जाएगा। अकस्मात यदि दुर्घटना आती तो आपकी फैमिली का जो एजुकेशन होना है, बच्चों की मैरिज होना, उसके लिए भी प्लानिंग मिल जाए। दूसरा यदि अपन क्रिएट एंड सेव में रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में भी क्या करते हैं, हम 50 लाख का बिल्डिंग खरीद लेते हैं, 10 लाख दे देते हैं, बाकी 40 लाख अपन क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं। लेकिन उसमें यदि डेथ हो जाती है तो उस समय क्या होता है कि बच्चों को इसकी इंस्टॉलमेंट भरना पड़ती है, उससे कोई भी रिटर्न आपको नहीं मिलता है। तो रियल इस्टेट प्रायोरिटी थोड़ी डिफरेंस हो गई। इंश्योरेंस आपका सबसे बेटर है। ये आपको सर्वाइव करोगे तो भी 60 साल में पैसा देगा, बीच में डेथ होगी तो आपकी फैमिली को पैसा देकर जाएगा। ये दोनों चीजों में काम करता है और ये एक बहुत बड़ा कॉर्पस भी बनाता है। और इंश्योरेंस से जो पैसा आता है वो आपका पूरा पैसा टैक्स फ्री भी आता है। रियल इस्टेट में यदि आप उसको सेल करोगे तो उसमें लॉन्ग कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, दोस्तों मैं बात बता दूं, म्यूचुअल फंड में दो चीजें होती है, या तो उसमें पैसा बहुत अच्छा ग्रोथ होता है या फिर पैसा कहीं उसमें कम हो जाता है। तो भारत के अंदर क्या होता है, जब पैसा अच्छा बढ़ जाता है तो भी लोग उस पैसा को निकाल लेते हैं कि यार ग्रोथ अच्छी आ गई, हम निकाल लो, और उसका यूज कर लेते हैं। और यदि हम देखते हैं कि यदि नुकसान में जा रहा, मार्केट एकदम डाउन है, तो लोग सारे घबरा के शेयर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। यदि आप देखोगे तो एलआईसी की 30-30 साल की पॉलिसियां पूरे 30 साल में मैच्योर होकर चल जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो है, आज यदि 100 म्यूचुअल फंड के खाते खोले तो उसमें 3 म्यूचुअल फंड है, केवल 3% ही जो 10 साल से ज्यादा चलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी टाइम ज्यादा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो शॉर्ट टाइम के इन्वेस्टमेंट है। मान लो 2 साल बाद घूमने जाना है किसी को, 3 साल बाद कार लेना, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट है जो श्योर घटना है, वो आप रहो या नहीं रहो, आप रहोगे तो रिटायरमेंट होना ही होना। बच्चों का एजुकेशन श्योर है, बच्चों की शादी श्योर है। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ही करना चाहिए। यदि हम पीपीएफ की यदि बात करते हैं तो पीपीएफ है, बैंक, आरडी है, ये सब क्या क्रिएट एंड सेव पे काम करते हैं। पहले आप ये 4,000 रुपए महीना बचाओगे और आखिरी में आपको जो भी 6-6.5% का ब्याज से पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि बीच में कोई अनहैपनिंग हो गई, यदि आप नहीं रहे,
तो आपके पैसे को क्या होगा, जमा पैसा और ब्याज ही मिलेगा। लेकिन यदि इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप जाओगे तो आपने जितना इंश्योरेंस लिया है वो पैसा आपके फैमिलीज को पूरा मिल जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लान यदि अभी देखते हैं तो रिटायरमेंट प्लान भी 2 फेजेस में आते हैं। 2 फेजेस का मतलब ये होता है, यदि आप चाहो, 2 फेजेस का मतलब ये होता है कि यदि आप चाहते हो तो पेंशन प्लान आप लेने जाओगे तो पेंशन प्लान आपको 2 टाइप्स में मिलेंगे। एक तो एक्यूमुलेशन फेज रहेगा, एक बार आप उसमें पैसा इकट्ठा करो 60 साल की उम्र तक, उसके बाद में कोई भी आप पेंशन प्लान खरीद लो। तो आप कहां पर जा सकते हो, एसआईपी में जा सकते हो, उसके बाद में 60 साल और जो भी अमाउंट उसका जीवन अक्षय प्लान खरीद लो, पीपीएफ में जाओ फिर जीवन अक्षय प्लान खरीद लो, या जीवन लाभ एलआईसी का प्लान ले लो फिर जीवन अक्षय खरीद लो। दूसरा था डिफर्ड टाइप पेंशन, इसमें आज ही से कि इसी से आपको पेंशन लेना है, जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है। अब इन चीजों में आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एसआईपी में जीवन अक्षय, भाई एसआईपी में मान लो आपने पैसा बचाया है, मान लो आज 10,000 रुपए महीना बचाया है, तो उसमें 40 लाख रुपए आपका 60 साल में हो गया, लेकिन उसकी पेंशन आज से निर्धारित नहीं रहेगी। 60 साल की उम्र में एलआईसी का जो जीवन अक्षय प्लान होगा उससे आप खरीदोगे, उस समय मान लो 3% का रेट हुआ तो आपको 3% से पेंशन प्लान आपको मिलेगा। इसी तरह से पीपीएफ में आपने किया तो पीपीएफ में भी 7.1% का ब्याज है। बहुत जल्द ये ब्याज आपका कम भी होने वाला। अभी आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को एक सर्कुलर आ गया था, इसमें जितने भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स थी, पीपीएफ था, आरडी था, सुकन्या था, सभी में ब्याज दरें कम कर दी थी। लेकिन अभी चुनाव चलने के कारण इसमें ब्याज दरों को वापस पुरानी ब्याज दरें यथावत रखी है। लेकिन मेरा ये अनुमान है कि अगले मई की एंड में ब्याज की दरें निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि पीपीएफ में आप देखोगे कि आज से 15 साल पहले 9% से ऊपर ब्याज था, वो 7.1 हो गया है। और अब ये अपन देखेंगे आज जो पीपीएफ लेगा वो 7.1 से घटते घटते 5 तक अगले 15 साल में चले जाएगा। तो एवरेज उसको 6.5% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। इसी वर्ष जीवन लाभ लेंगे तो जीवन लाभ में भी जो एक्यूमुलेट करोगे एलआईसी के प्लान में, उसमें शुरू से रिस्क कवरेज आपका रहेगा, लेकिन जीवन अक्षय लोगे तो इसमें भी जो पेंशन रहेगी उस समय की जो रेट रहेगा वो रेट रहेगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था, पेंशन प्लान लेते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो पेंशन मिल रही है वो गारंटेड मिल रही है या नहीं मिल रही। इन तीनों चीजों में गारंटेड आपका कहीं भी नहीं रहा। दूसरा, पेंशन जो मिल रही है वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। जीवन अक्षय प्लान में जब भी आप अपन पेंशन खरीदते तो वो पेंशन आपका टैक्सेबल होता है। इसी प्रकार से एनपीएस में भी जो पेंशन मिलेगी आपको टैक्सेबल होगी। तो ये इनकरेक्ट डिसीजन है आपका। इससे पेंशन रेट भी गारंटेड नहीं है, पेंशन भी टैक्सेबल है और रिस्क कवर भी आपकी इंक्रीज नहीं हो रही है। ये आप स्टोरी देखोगे तो जीवन अक्षय का देखोगे तो 1990 में हम पेंशन 12.6% दे रहे थे। जिसने 1990 में प्लान खरीद लिया और अभी तक कोई जीवित है तो 12% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति ने फिर 2020 में खरीदी तो उसको हम 10% ही ब्याज दे रहे हैं, फिर 2010 में खरीदी तो 7.51 दे रहे हैं, 2020 में हम 5.72। अब हम देख रहे हैं कि हर 10 साल में करीब 2% जीवन अक्षय का ब्याज डाउन हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये आपके कस्टमर, ये आपको ध्यान रख के आपको इस प्लान को लेना चाहिए। तो वाइज डिसीजन क्या होगा, मैं पेंशन आपकी गारंटेड होना चाहिए, पेंशन आपकी टैक्स फ्री होना चाहिए और रिस्क कवर आपका इंक्रीज पेंशन के बाद ही होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपको एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में ही केवल आपको मिल सकती है। तो इसलिए आपको जीवन उमंग प्लान आपको लेना चाहिए। तो जीवन उमंग प्लान जो है, जीवन उमंग प्लान की क्या क्या खासियत है मैं आपको बता देता हूँ। जीवन उमंग प्लान है, ये 90 दिन से लेके 55 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है। इसमें 2 लाख से बीमा स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर आदमी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना भी चाहे ले सकता है। इंस्टॉलमेंट की सारी सुविधाएं हमने दे रखी है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली भी वो कर सकता है। इसका जो एज होगा ये 100 साल तक आपको पेंशन देगा, तो इसकी अवधि 100 साल की उम्र तक रहेगी। यदि आपकी 40 साल अभी उम्र हो रही है तो आपको 60 साल का प्लान मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि किस्त 60 साल भरना है, इसकी किस्त आप कम से कम 15 साल भी भर सकते हो, 20 भी भर सकते हो, 25 भी भर सकते हो और आप 30 साल भी भर सकते हो। तो जीवन उमंग सबसे
जीवन उमंग लेने में आपका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आजीवन 8% का गारंटेड है। यदि आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो आपको 80,000 रुपए आजीवन गारंटेड पेंशन आपको मिलता रहेगा। साथ ही इसमें पीडब्ल्यूबी का भी राइडर, यदि आपने किसी बच्चे के नाम से प्लान लिया, अपने बच्चे के नाम से प्लान ले लिया है, तो बच्चे के पिताजी नहीं रहो रहते हैं, तो उस समय बच्चे को प्रीमियम भरने का कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा और एलआईसी इस प्रीमियम को वेव कर देगी और आखिरी में जो पेंशन मिलना थी प्रीमियम भरने के बाद में, वो बच्चे को आपको मिलती रहेगी। पीपीटी यानी प्रीमियम यदि अपन ने 15 साल का लिया है, तो 15 साल के बाद भी इसमें रिस्क कवरेज आपका लगातार बढ़ता रहेगा, आप प्रीमियम बंद कर दोगे तो भी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेंशन प्लान खरीदते हैं तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें गारंटेड पेंशन है, तो हमने बताया कि इसमें जितना बीमा धन है उसका 8% गारंटेड है। दूसरा, पेमेंट इंक्रीज होना चाहिए, तो इसमें पीपीटी के बाद प्रीमियम बंद करने के बाद पेंशन गारंटेड 8% मिलने के बाद भी आपका रिस्क कवरेज लगातार बढ़ रहा है और 8% जो आ रहा है वो पूरा टैक्स फ्री आ रहा है। साथ में पीडब्ल्यूबी राइडर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एडीडी भी राइडर मिल रहा है, मतलब एक्सीडेंट में डेथ होती है तो आपको डबल मिलता है। यदि आप एक्सीडेंट में डिसेबल हो जाते हैं तो परमानेंट रूप से डिसेबल होते हैं, आपका पूरी किस्तें आपकी माफ हो जाती है और जितना आपने बीमा धन दिया है, यानी 10 लाख का लिया तो 10 लाख 120 मासिक किस्तों में और देंगे और बीमे में जो चालू होने में जो फायदे थे वही फायदे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। दूसरा इसका मतलब है कि यदि आपको अर्जेंसी की यदि जरूरत लगती है तो इसके अंदर आपको लोन भी हम 2 साल बाद अवेलेबल कराते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म पेंशन स्टार्ट कर खत्म होने के बाद में इसमें लोन मिलता है और 90% कैश वैल्यू आप कभी भी ले सकते हैं। मान लो आपको पेमेंट की जरूरत पड़ गई, आप 80 साल की उम्र में आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप इस प्लान में जितना आपका रिस्क चलो उसका 90% लेके आप इस पॉलिसी से बाहर भी हो सकते हो। इस पॉलिसी में आप लैप्स होने का कोई झंझट नहीं है। यदि आपने 2 लाख रुपए तक का बीमा धन पेड अप वैल्यू भर दिया तो ये लगातार पॉलिसी आपकी हमेशा चलती रहेगी और कभी भी ये पॉलिसी आपकी लैप्स नहीं होगी। यदि अब इसमें हम देखें, यदि किसी आदमी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और उसने 15 साल प्रीमियम भरना था और किसी कारण से 3 साल ही प्रीमियम भरे हैं, तो चूंकि 15 लाख का 3 साल भर दिया तो 3 लाख का बीमा उसने भर दिया है, 2 लाख का बीमा भर दिया है, तो उसको 16-16 हजार लाइफ टाइम मिलता रहेगा। नॉर्मल रेट 10,57,000 की चल रही, एक्सीडेंट 20,57 की चल रही, फिर 11,71 की चल रही, 21 तो फिर 3,71 की रिस्क पर लगातार चलेगी और 16वें साल से फिर रिस्क और उसका बढ़ना चालू हो जाएगा। 3,86 हो जाएगा, 4,53 है, 5,86, इस तरीके से रिस्क और आपकी इसको बढ़ती रहेगी। इसको हम बच्चों के बर्थडे प्लान के नाम से भी बेच सकते हैं। यदि मान लो बर्थडे प्लान के नाम से बेच सकते हैं, यदि मान लो बच्चे का आपका जन्मदिन के नाम से यदि आप प्लान ले लेते हो तो आजीवन उस बच्चे को आपकी तरफ से बर्थडे पे गिफ्ट मिलता रहेगा। मान लो जैसे मेरे बच्चे का जन्म जो 21 जून का है, मैंने 21 जून को उनके नाम से 10 लाख की पॉलिसी ले ली, मैं 15 वर्षों तक प्रीमियम भरूंगा तो मेरे को एटीसी में टैक्स में छूट मिल जाएगी। मेरा बच्चा जब तक जिएगा तब तक उसको 80-80 हजार रुपए लगातार मिलता रहेगा और जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरे पोतों के लिए एक बहुत बढ़िया एसेट छोड़ के जाएगा। तो ये 3 जनरेशन प्लान भी हो गया है कि भाई मैं प्लान लेता हूँ, मेरे को इनकम टैक्स में छूट मिलती है, मेरे बच्चे का रिस्क कवरेज होता है, उसको गारंटेड बर्थडे पे हर बार पैसा मिलता है और ये मेरे बच्चा नहीं होता है तो उस समय मेरे पोते को एक लंबा एक असेट बढ़िया सा असेट मिल जाएगा। यदि मेरे बच्चे को कभी बीच में जरूरत लग गई, 60 साल में 80 साल में कोई इमरजेंसी जरूरत लग गई, उस पॉलिसी उस असेट में से 90% लेके उस पॉलिसी को क्लोज भी कर सकता है। इसका दूसरा ये भी तरीका है कि आप जितना 15 साल में भरते हो उतना लगभग लाइफ टाइम आपको गारंटेड मिलता है। यदि आप 80,000 रुपए भरोगे 15 साल तक तो लाइफ टाइम आपको 80,000 रुपए मिलेगा, साथ में 10 लाख का बीमा भी आपका रहेगा। यदि आप सोचते हो कि यार मैं 15 मेरे पास 20 साल का टाइम है तो 20 साल तक यदि आप 80-80 हजार रुपए भरोगे तो 20 साल में जितना जमा कर रहे हो उसका 1.5 गुना आपको मिलेगा। यानी 80,000 भर रहे हो 20 साल तक तो फिर जिंदगी भर आपको 1,20,20,000 रुपए मिलेगा। 25 साल तक यदि आप भर रहे हो 80-80 हजार रुपए, इसका 2 गुना 1,60,000 आपको लाइफ टाइम मिलेगा। 30 साल में जितना भरोगे उसका 2.5 गुना लाइफ टाइम मिलेगा। यदि 30 साल तक 80-80 भरोगे तो आपको 2 लाख रुपए जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा।
तो इस तरीके से दोस्तों जीवन उमंग जो प्लान है वो बहुत ही बेटर प्लान है, और रिटायरमेंट की जो सारी कॉन्सेप्ट है वो जीवन उमंग ही आपके पूरे कर सकता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जीवन उमंग जो है आप अपने एडवाइजर से आज ही मिल लें और जीवन उमंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। वो जितने भी एडवाइजर लोग अभी इसको सुन रहे हैं, कम से कम वो 25 से 50 लोगों को प्रेजेंटेशन हर मंथ देते रहे, ताकि वो अपना काम अच्छा कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिटायरमेंट लाइफ को वो आसान बना सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि लाइफ टाइम में मतलब 8% सम एश्योर्ड गारंटेड है, और 8% ही गारंटेड है और टैक्स फ्री है। यदि कहीं दूसरी जगह वो इन्वेस्टमेंट करता है और यदि टैक्स लेता है तो यही 8% जो है उसको 20% टैक्स वालों को 10% यदि नॉर्मल जगह से आएगा तो मिलेगा। जो 30% टैक्स दे रहा है उसको 11% ब्याज कमाएगा, उसके बराबर ही अपना 8% उसको मिल जाएगा। बोनस थ्रू आउट टर्म में मिलेगा। अपन पॉलिसी में 15 साल प्रीमियम भरते हैं, लेकिन बोनस पूरा उसको जब तक 80 साल 90 साल तक जिएगा जब तक उसको मिलेगा। रिड्यूस पेड अप ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। 90% केस वैल्यू, लोन बिफोर पीपीटी भी आप ले सकते हैं, इंक्रीज स्टेट, और ये बहुत ही बढ़िया प्लान है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस प्लान को आप अधिकतम लोगों को समझाने की कोशिश करो, और मेरा सबसे निवेदन है कि आप रोज 2 से 3 लोगों को इस प्लान को आप समझाओगे तो आराम से आप एक मंथ में 20 दिन भी काम करते हो तो 60 लोगों को समझाओगे तो 60 में से 20 से 22 लोग इस प्लान को आराम से खरीद लेंगे, और आप 20 से 25 लोगों का रिटायरमेंट लाइफ आप आरामदायक बना दोगे। इस कारण से आपका एमडीआरटी करने में भी काफी कुछ सहयोग मिलेगा। मैंने एक वीडियो और दिया है जिसमें पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करता है, एसआईपी में करता है, म्यूचुअल फंड में करता है, उससे जो रिटर्न आता है उसको बाद यदि जीवन अक्षय में लगाएगा उसका क्या रिटर्न मिलेगा। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे पहले लॉन्च कर चुका हूँ, तो वो वीडियो भी मेरा